जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था संविधान का भाग 1 और भाग 2। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट होता है। ये जो अधिकार होता है इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। आप लोगों से ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हमारा मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अब आता है बात कि ये कहां के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है यूएसए से लिया गया है, यानी अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार। अब देखिए, मौलिक अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। 12 से लेकर के 35 तक में है। अब इसमें एक वर्ड आता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा जो वर्ड है वो ब्रिटिश राजशाहियों के द्वारा मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वैसे ही फंडामेंटल राइट जो है ये हमें सरकार के विरुद्ध, यानी ये सरकार के पक्ष में नहीं होता है, सरकार के विरुद्ध होता है। इसका प्रोटेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। इसका संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब इसको देख लेते हैं। जो मैग्ना कार्टा वर्ड है ये कहां से आया है? ब्रिटेन के राजशाहियों द्वारा क्या किया गया था? कुछ मजदूरों को अधिकार दिया गया था। तो जैसे ही अधिकार शब्द आता है वहीं से ये जुड़ जाता है मैग्ना कार्टा। अब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं कुछ एग्जाम्स में कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए, आपको मैंने बताया 12 से 35 तक संविधान के शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जिसमें 7वां था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 7वां को क्या कर दिया गया है? इस समय रिमूव कर दिया गया है। इसको रिमूव करके आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है। यह हटाया कब गया था? संविधान के 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। तो 1978 में इसको हटा करके और इसको वैधिक अधिकार कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हुआ था? 1978 में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि 44वां था या 42वां, इसको याद कर लीजिएगा। ये 44वां था, 4444। अब देख लेते हैं कि जो 6 हम लोगों का मूल अधिकार बचा है वो 6 मूल अधिकार किस अनुच्छेद में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, अभी हम लोग आर्टिकल 12 और 13 को छोड़ देते हैं। देखिए, समता का अधिकार यानी इक्वालिटी, राइट्स टू इक्वालिटी, ये आपको पढ़ना है अनुच्छेद 14 to 18, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में आपको समता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपको आर्टिकल 19 यानी 19 से लेकर के 22 तक में। राइट्स टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक में दिया गया है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको दिया गया है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। इसके बाद है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अपने धर्म की मानने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपको दिया गया है 25 से 28 तक में, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके बाद आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
आपको अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और लास्ट जो है यानी छठवां जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब देखिए ये आपका पूरा 6 मौलिक अधिकार हो गया, लेकिन आपको ये टोटल यानी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है कितने, कहां से कहां तक पढ़ना है, कितने अनुच्छेद में पढ़ना है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। अब आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये 6 आपका मूल अधिकार हो गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। अब यहां से आप लोग आर्टिकल भी याद कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में, अब जैसे कि हो गया समता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, तो इसमें कैसे हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हमने आप लोगों को अभी यहां से यहां तक बताया है, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 की चर्चा नहीं की है। तो अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 12 से। अब हम लोग आर्टिकल 12 समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 12 में दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपका मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो राज्य के विरुद्ध में है। देखिए संविधान के अन्य अनुच्छेद यानी दूसरे अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित अगर किया गया होगा, जैसे कि राज्य आप लोग समझ रहे हैं, तो राज्य शब्द को ये पूरे तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। यहां पर राज्य क्या हो सकते हैं, यहां पर ये बताया गया है, राज्य का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। राज्य का जो शब्द है वो कहां कहां तक हो सकती है, वो इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो राज्य समझ लेते हैं क्या क्या है राज्य, राज्य में क्या क्या आता है। देखिए पहला है भारत सरकार एवं संसद, ये राज्य के कैटेगरी में आते हैं। इनको क्या है, अधिकार है कानून बनाने का, ठीक है। जो देखिए राज्य क्या करते हैं, कानून बनाते हैं और उसको हमें फॉलो करना होगा, लेकिन आपको अनुच्छेद 13 में बताया जाएगा कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है उसके अगेंस्ट हो। राज्य पहले समझ लेते हैं। और राज्य सरकार एवं विधानमंडल, अब यहां राज्य सरकार का मतलब हो गया राज्य की राज्य सरकार और उसका विधानमंडल। उसके बाद आपका है सभी स्थानीय प्राधिकरण, जैसे आप सिटी में जाएंगे तो मेयर वगैरह होते हैं, और देहात में जाएंगे, रूरल एरिया में जाएंगे तो वहां पर मुखिया होते हैं, वो भी राज्य के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अन्य प्राधिकरण, अब यहां पर अन्य प्राधिकरण में पूरे तरह से परिभाषित नहीं किया गया है कि अन्य प्राधिकरण में क्या आ जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अन्य प्राधिकरण में क्या आ जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपको पता होगा कि जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं, जो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, उस पर भी वो अपना नियम बना सकता है कि हम पर यूनिट इतना ले रहे हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसको कुछ छूट मिली हो रहती है और उसे अपना अधिकार रहता है बनाने का, कुछ अपना नियम लागू कर देता है। वैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसको चेकअप करने का अधिकार है। वहां पर एयरपोर्ट पर आप जाइएगा तो आपको चेकअप करता है कि आप कोई ऐसा वस्तु तो नहीं लिए है ना जिससे कुछ खतरा हो जाए। तो ये सारी चीजों को राज्य के परिभाषा में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य के अंदर क्या क्या आता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 13 को। देखिए अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि है। देखिए जो मूल अधिकार है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसमें 2 विधियां होती है, एक होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आते हैं, जब हमारा संविधान बना था
तो जब संविधान लागू हुआ उसके पहले, प्री का अर्थ होता है पहले। आप लोग सिम भी यूज करते हैं, एक होता है पोस्ट पेड और एक होता है प्रीपेड। प्री मीन्स पहले पेड कीजिए उसके बाद यूज कीजिए, और पोस्ट मीन्स आप यूज कर लीजिए उसके बाद। यानी अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, वहां सिम की बात नहीं है, यहां संविधान की बात है। संविधान बनने से पहले जो भी विधियां बनी थी, जैसे कि अगर आईपीसी का बात करें तो आईपीसी 1861 का ही बना हुआ है। तो पहले जो बना हुआ है, संविधान लागू होने से पहले जो भी विधियां बनी हुई है वो लागू रहेंगे। और कुछ भाग जो कि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हो, अतिक्रमण मीन्स आप समझ रहे हैं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में हो, तो वो विधियां क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन बाकी विधियां जो पहले बन चुके हैं, जो कानून पहले था, वो विधि लागू रहेगी। उसके बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी बाद में जो विधि बनाई जाएगी, तो संसद ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती, सरकार ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती जो कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे, उसका अतिक्रमण करे, उसके विरुद्ध में हो। अगर उसके विरुद्ध में कोई भी विधि संसद बनाती है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में जो विधि बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगा, मान्य नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध में है। ठीक है, ये आपको संरक्षण देता है, ये आपका अधिकार है। अगर आपका अधिकार का कोई हनन करता है तो आप जाकर के उसका संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वो तो आगे हम लोगों को पढ़ना भी है। तो यहां पर आप समझ लीजिए। अब देखिए, कुछ ऐसे कानून बन गए जो कि कुछ उसका भाग जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, लेकिन बाकी जो भाग है वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैं एक यहां पर लाइन खींच दे रहा हूं आपको समझने के लिए। मान लीजिए कि एक कोई कानून बना, उसमें 4 धारा है और इस चारों धाराओं में धारा 3 जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में है। तो ये जो धारा 3 है वो लागू नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 4 ये लागू हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भी समस्या है, इसको समझ लीजिए। अगर धारा 3 के खत्म होने से इस कानून का कोई औचित्य नहीं हो जाएगा। ये जो कानून बना हुआ है, अगर धारा 3 को खत्म कर दिया जा रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये पूरा कानून ही रद्द हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई भी, अभी तो संविधान लागू है, तो संविधान के लागू होने के बाद भी संसद कोई ऐसा विधि बनाती है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो शून्य हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। अब देखते हैं, अब आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में क्या है, समता का अधिकार। अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए इसमें क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 14 में। आपको समता का अधिकार है, यानी आपको बराबर का अधिकार दिया गया है। यहां पर आप समझ लीजिए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है, यहां पर हम आपको समझा देते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो बहुत अमीर है। यहां पर देख लेते हैं कि ये गरीब व्यक्ति जो है या ये जो अमीर व्यक्ति है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, इसको विधि के समक्ष समान संरक्षण मिलना चाहिए। अब देखिए, किसी के पास पैसा नहीं रहता है और उसके विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है या कोई केस हो जाता है,
तो उसको सरकार क्या करती है, सरकार के वकील उसके लिए लड़ते हैं। ये नहीं है कि सर वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो लड़ नहीं सकता है। यही यहां पर दिया गया है, आपको यहां बताया जा रहा है कि विधि के समक्ष जो है समता का अधिकार है। जैसे एक अमीर व्यक्ति को विधि संरक्षण देगी, वैसे ही एक गरीब व्यक्ति को भी विधि संरक्षण देगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आपको, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो विधि के समान जो संरक्षण है, वो विधि जो है सबको बराबर संरक्षण देगी। लेकिन यहां पर एक बात आ जाती है, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर अगर विधि के समक्ष सबका संरक्षण है और विधि के समान सबका समता का अधिकार है, तो यहां पर जब हमारे पास राष्ट्रपति आते हैं तो उनको बहुत सारी प्रोटेक्शन दी जाती है, और जो हमारे रूट हैं उनको बाधित कर दिया जाता है। यहां पर जाने का जो रास्ता है उनको बाधित कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है कि आप इस रूट से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो इस रूट को बाधित करके आपके रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और दूसरे रूट से आपको जाना होता है। जिस रूट से वो आ रहे हैं उस रूट में आप नहीं जा सकते हैं। देखिए, कुछ चीजों में ये समता का अधिकार है बिल्कुल, लेकिन कुछ आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या कोई विशेष अधिकारी हो गए जो कि आ रहे हैं, तो आपको देखिए यहां पर विधि के समक्ष संरक्षण है। जितना आपको अधिकार है उतना ही उनको भी है, लेकिन उनको कुछ छूट दी गई है। छूट इसलिए दी गई है कि वो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं उनके साथ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वो जो है वो लोगों के नजर में रहते हैं और उनके अगेंस्ट बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं कि आपके प्रधानमंत्री को कुछ हानि पहुंचा दिया जाए। जैसे कि आप लोगों को अभी तत्काल में ही पंजाब में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री के साथ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह देना कि मैं वहां से बच करके आ गया। रूट बाधित करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके सुरक्षा की मामला आ जाती है, उनके संरक्षण की मामला आ जाती है। इसलिए उनको स्पेशल चीजें दी गई है कि जिस रूट से जाएंगे वहां पर लोग प्रदर्शन करने लगेंगे, तो उनके टाइम जो है उनका टाइम जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी काम करनी होती है, उनको पूरा देश देखना होता है, इसलिए उनको छूट दी गई है। कुछ मामलों में छूट दी जा सकती है, ऐसा दिया गया है, इसमें छूट दी जा सकती है। अब चलते हैं, आपको आर्टिकल 15 यानी 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। देखिए, किसी के जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन ऐसा होता है, लोग अगर मान लीजिए बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और दूसरे राज्य में गए हैं, उत्तर प्रदेश वाला है, बिहार वाला है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसको मना किया गया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा लोग करते हैं, आपको भी पता है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं और आप प्रूफ कर देंगे कि ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, तो उनको दंडित किया जाएगा। हालांकि प्रूफ नहीं हो पाता है, अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो जो मर्जी हो कीजिए, बिहार का है तो बिहार वाला बोलिए, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश वाला बोलिए, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र वाला बोलिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो, और वो प्रूफ कर देता है, तो आपको कानून के से आपको सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आपको
दिया गया है, ये नहीं कि किसी धर्म, लेकिन इसमें भी आपको छूट दी गई है। देखिए यहां पर जैसे अगर हम बॉडी के मामले में देखें तो जैसे जेंट्स का होता है, यानी लड़कों का जो होता है थोड़ा सा हेवी होते हैं, और अपेक्षाकृत लड़कों के अपेक्षा में देखा जाए तो लड़कियां थोड़ा सा कमजोर मानी जाती है, ये मानी जाती है, आप लोगों को पता है। ऐसे ही आर्मी वगैरह में, डिफेंस में कुछ महिलाओं को नहीं थी, और इसी के आधार पर महिलाओं ने अब तो फ्लाइट भी उड़ा रही है, लड़कियां अब फ्लाइट भी उड़ा रही है, फाइटर जेट भी उड़ा रही है, तो उनको अधिकार मिल गया कि भाई हमारे साथ विभेद किया जा रहा है, किसी पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद किया जा रहा है कि हम लड़की हैं तो फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते हैं, हम उड़ा सकते हैं, और उड़ा करके उन्होंने दिखाया और लड़ा तो उनको अधिकार मिल गया। वैसे अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार लड़कियों को लड़कों के अपेक्षा ज्यादा दी गई है। अब यहां पर आ जाती है कि आप सर बोल रहे हैं कि जाति के नाम पर विभेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और एसएससी का एग्जाम हो रहा है, तो जनरल कैटेगरी वालों का 85 कट ऑफ जा रहा है और इसको जो है 65 पर भी जॉब मिल जा रही है, और इसका कट ऑफ जो ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो हमारे साथ विभेद हो रहा है। तो आइए इसके लिए हम लोग 16 समझ लेते हैं, इसमें भी अधिकार दिया कि जो आर्टिकल 16 है ये क्या है। देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या है? यानी कोई भी नौकरी में आपको अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस जाति के हैं तो इस नौकरी को नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको नहीं किया जा सकता है। आपको समानता है, समता है, अवसर में समता का अधिकार आपको प्राप्त है, जो आर्टिकल 16 में दिया गया है। लेकिन यहां पर आपको आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण, आप लोग बोलेंगे कि सर जब यहां पर दिया गया है कि लोक नियोजन में विषय की अवसर की समान समता है, तो फिर आरक्षण क्यों दिया जाता है? इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरक्षण क्यों दिया जाता है? देखिए यहां पर आरक्षण शब्द इसमें है और आरक्षण दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? जैसे कि जो जनरल लोग होते हैं, जो पर्सन एक यहां पर है और एक पर्सन यहां पर है, ये तो स्पीड से अपना चल रहा है, लेकिन इसको यहां तक पहुंचाने के लिए आरक्षण दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? अगर इसको नहीं दी जाएगी तो ये तो अपना मार्क्स ला करके आगे बढ़ता जाएगा, और जो पीछे वाला है वो पीछे ही रह जाएगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ी अंतर हो जाएगी। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे असम वगैरह के लोग होते हैं, आर्मी का मान लीजिए कि क्राइटेरिया है 120 सेंटीमीटर, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें कुछ जो हाइट में है छूट दी जाती है। छूट क्यों दी जाती है? मान लीजिए 170 है और किसी का, उस साइड के लोगों का, बहुत कम लोगों का जो है 170 है या 9 के बराबर है, तो वहां पर अगर नहीं देगा तो इस साइड के लोग तो उनका अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाएगा। तो उनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि हाइट में छूट दे दी जाती है। अब आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था, आप लोगों को इसी क्लास में आपको बताया गया था कि महिलाएं जो है फाइटर जेट पहले नहीं उड़ाती थी, उनको अधिकार नहीं था, लेकिन उनको आरक्षण दे करके कि महिलाओं का भी इसमें 50% का आरक्षण रहना चाहिए, महिला सीट सुरक्षित रहना चाहिए, वो भी फाइटर जेट उड़ा सकती है, वो भी इस कार्य को कर सकती है। तो आरक्षण दे करके क्या किया जाता है, जो ऊपर वाले लोग हैं उनके बराबर में किया जाता है, ताकि दोनों का समान रूप से हो जाए। जब ये दोनों समान बराबर में आ जाएंगे, दोनों बराबर में आ जाएंगे, तब इसको खत्म कर दिया जाएगा। जो 2020 तक था उसको भी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको बढ़ा करके 30 तक कर दिया, जो आरक्षण थी, क्योंकि सबको वोट चाहिए भाई। तो इसलिए आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अवसर का समानता है तो किसी का
85 पर होता है तो किसी का 65 पर क्यों होता है? जैसा कि आप लोगों को मैंने समझा ही दिया कि 85 वाले तो 85 तक ला दे रहे हैं, लेकिन ये निचले तबके के जो लोग हैं वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको कुछ आरक्षण दिया जाए, कुछ छूट दिया जाए ताकि इनके बराबर में आ जाए। इसीलिए आरक्षण भी जरूरी है, इसीलिए आरक्षण दी जाती है। अब आप लोगों को नेक्स्ट चलते हैं, अस्पृश्यता का अंत यानी ओवुलेशन ऑफ अनटचबिलिटी यानी छुआछूत। जैसे कि आप लोग गांव देहात में पहले थी, अब तो बहुत कम है और न के बराबर है, और सिटी में तो बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि किसी को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है कि छुआछूत का भेदभाव करेगा। और आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में पहली बार अपराध की बात की गई है, यानी छुआछूत जो है एक अपराध है। पहले बड़े लोग क्या करते थे कि छोटो लोगों को कहते थे कि तुम मेरे सामने मत बैठो, चलो तुम नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा। ऐसा अक्सर देखने को मिलता था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अब इसको अपराध माना जाता है। आर्टिकल 17 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपराध शब्द आर्टिकल 17 में आया है कि अगर छुआछूत कोई कर रहा है, अगर वो प्रूफ कर देता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत हो रहा है, अगर हम इस राज्य से हैं या हमारे साथ कोई छुआछूत कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 23 में सेकेंड टाइम आया था अपराध शब्द, पहली बार आर्टिकल 17 में आया है। अब तो देखिए, पहले ये देखने को मिलती थी कि नहीं बैठने दे रहे हैं, लेकिन अब तो सिटी में जाइएगा तो वहां पर क्या है, एक ही ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं। एक ही धर्म के या एक ही जाति के तो लोग ऑफिस में काम नहीं करेंगे, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग काम करते हैं, तो ये ना के बराबर अब हो गया है। अब तो ये मान लीजिए कि लगभग अंत की ओर है। अब नेक्स्ट यहां पर है उपाधियों का अंत। ये समता का अधिकार का लास्ट आर्टिकल है, 14 से लेकर के 18 तक में आपका समता का अधिकार दिया गया है। उपाधियों का अंत में क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। रजिया सुल्तान, फलाने राजा, ढिमकाने राजा, तो ऐसा कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। पहले लोग उपाधि लगा करके चलते थे, तो अब ये उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगा सकता है कि फलाने राजा, तो ऐसा सारा उपाधि को यहां पर खत्म कर दिया गया। देखिए, लेकिन इसमें भी कुछ छूट है, कुछ नियम है। देखिए, जैसे कि राज्य द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी अवार्ड प्राप्त किया गया तो अपने आप नाम में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अवार्ड का नाम लिखा जा सकता है कि उनको फलाने अवार्ड मिला है। उसके बाद होता है सेना, जैसे कि कोई ब्रिगेडियर है तो वो अपने नाम में जोड़ सकता है। कोई भी ब्रिगेडियर है या मान लीजिए कि सेना से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है तो वो अपने नाम में उस उपाधि को लगा सकता है। इसके बाद शिक्षा, ये तीनों को छूट दी गई है। एजुकेशन सेक्टर के जो लोग हैं वो अपने नाम के आगे उस उपाधि को लगा सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, कोई भी डॉट 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 आप नाम ऐड कर लेंगे। कोई एडवोकेट है तो एडवोकेट डॉट डॉट डॉट, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है शिक्षा में यानी एजुकेशन सेक्टर में इसको छूट दी गई है, वो अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि लगा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी कुछ चीजें जान सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।